कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। मृदा परीक्षण पर तकनीकी जानकारी। पिंजड़ा पद्धति में मछली पालन पर एक जानकारी। आजकल रबी सीजन की फसल कट चुकी होगी और खेत भी खाली हो गए होंगे। इस समय आप अपने खेतों की मिट्टी जांच कराने के लिए मृदा का परीक्षण कराकर उसके अनुसार आप अपनी खरीफ की फसल में उर्वरकों का प्रयोग कर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अब बात आती है मृदा का परीक्षण कब एवं कैसे कराएं। इसके बारे में बता रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप सिंह तोमर। जैसा कि किसान भाई हम जानते हैं कि जब कोई भी फसल लगाते हैं तो किस फसल में कितनी मात्रा में पोषक तत्व दिए जाएं, ये हमको जानकारी नहीं होती है। इसकी सही जानकारी के लिए हमको चाहिए कि अब मृदा परीक्षण जरूर कराएं। जो नमूना लें किस समय लें, तो नमूना लेने में बात ये आती है कि जो नमूना ले रहे हैं तो पहली फसल की कटाई के बाद और उसकी जुताई से पहले का जो उपयुक्त समय होता है वो नमूना लेने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। दूसरी बात आती है कि नमूना किस तरह से अब लिया जाए, तो आमतौर पर ध्यान रखें कि जो भी आपका प्रक्षेत्र है उसके किनारे से कहीं से नमूना नहीं लेना है, जहाँ की सिंचाई की नाली निरंतर चलती है। पेड़ के नीचे से नमूना नहीं लेना है, और जो किनारा जहाँ आप हर साल गोबर की खाद या उस तरह से डालते रहते हैं वहाँ से नमूना नहीं लेना है, या खेत का कोई निचला हिस्सा है जहाँ पर जल भराव हो जाता है वहाँ से भी नमूना नहीं लेना है। इस तरह से ये जगह छोड़ के अपने खेत से जेड के आकार में आप चलिए उसमें, और उस 1 एकड़ क्षेत्र है तो आपको 5 से 6 जगह से उसमें से नमूना लें। आप जब भी नमूना लें तो ये देखें कि ऊपर जो भी घास कचरा है उसे हल्के से हटा दें। इसके बाद आप देखते हैं कि जो नमूना लेने के लिए आप खुरपी फावड़ा है, या आप ये भी कर सकते हैं जो घर में उपयोग करते हैं हवाओं के लिए, जो रोटी बनाने में जिसे क्या लोकली आप कोई फूकनी कहता है, या आप 1 इंची का पाइप ले लें। उस पाइप से क्या होगा कि जब आप नमूना लेने जाएंगे तो जो आपने नमूने के लिए जगह का चुनाव किया है वहाँ पर 6 इंच गहराई तक, यदि फावड़े से या खुरपी से ले रहे हैं तो उस अपने प्रक्षेत्र में भी के आकार का एक गड्ढा बनाएं 6 इंच गहरा, और उसकी मिट्टी निकाल के बाहर फेंक दें। फिर उसमें से एक साइड से ऊपर से नीचे तक 6 इंच गहराई तक पूरी की पूरी एक पट्टी सी निकाल लें, और उस तरह से मिट्टी निकालेंगे तो आप स्वतः ही देखेंगे कि ऊपर से नीचे तक की समान मिट्टी का आप उस नमूने में उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से जब आप लगभग 2 किलो मिट्टी इकट्ठी कर लेंगे, उसको ला करके साफ फर्श पर या साफ किसी बोरी पर फैलाएं और अच्छी तरह से दोनों हाथों से मिलाएं। मिलाने में आप देखेंगे कि कभी भी खाद वाला जो कट्टा ज़्यादातर किसान है या उस तरह का कोई उपयोग न करें, और जब अच्छी तरह मिला लें तब आप देखें कि
आप उसको गोलाई में फैला लीजिए। फैलाने के बाद 4 बराबर हिस्सों में बांटें। बांटने के बाद 2 हिस्से हटा दें और 2 को रख लें। इस तरह से आप निरंतर जब तक हटाते रहेंगे और मिला के फैलाते रहेंगे, जब आपकी मिट्टी लगभग आधा किलो रह जाए तो वो नमूना परीक्षण कराने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और उस नमूने को एक पॉलीथीन में आप लीजिए, भर दीजिए और उस पॉलीथीन के ऊपर अपना नाम, पता, खेत का नंबर, जो भी जानकारी है वो सब लिखिए। इसके बाद दूसरी पॉलीथीन में रख दीजिए। इसके बाद अब बात आती है कि परीक्षण कहाँ कराया जाए। हम देखते हैं कि सामान्यतः जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग हैं, उनके जिला स्तरीय या ब्लॉक स्तरीय परीक्षण प्रयोगशालाएं, वहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो प्रमुख तत्व होते हैं, उनके परीक्षण लगभग 7 रुपये प्रति सैंपल के हिसाब से परीक्षण किया जाता है। यदि आप सूक्ष्म पोषक तत्वों की परीक्षण कराना चाहते हैं तो उसके लिए 35 रुपये, 37 रुपये प्रति सैंपल के हिसाब से परीक्षण शुल्क लिया जाता है और आप परीक्षण कराएं। विश्वविद्यालय के जो विभिन्न जिला स्तरीय कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं उपलब्ध है, वहाँ पर आप परीक्षण करा सकते हैं और सही रिपोर्ट लेकर के आप अपने खेत में जो फसल आगे बोई जानी है उसके अनुसार, उस रिपोर्ट के अनुसार खाद और उर्वरक का प्रबंधन खेत में करें। जो भी फसल हो उसकी संस्तुति के अनुसार नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर या बोरेक्स, जिंक, फेरन और इनकी मात्रा उस संस्तुति के अनुसार ही खेत में उपयोग करेंगे तो इस निश्चित आप देखेंगे कि खेत में अधिक से अधिक आपको पैदावार निश्चित तौर पर मिलेगी। आज के समय में मछली की मांग काफी बढ़ने लगी है। इसके लिए आवश्यकता है कि कम जगह में मछली पालन करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लिया जाए और इसके लिए मछली पालन की नई तकनीक केज विधि लाभकारी साबित हो रही है, जिसमें किसान छोटे स्थान पर या छोटे तालाब यानी कि मात्र 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में लगभग 1 हेक्टेयर तालाब के बराबर मछली उत्पादन ले सकता है। परंतु कैसे, इसकी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ ब्रजभूषण पांडे। सबसे पहले तो ये देख लें कि उसके आसपास में कितना जलाशय है और जलाशय की गहराई क्या है। यदि जलाशय की गहराई 5 मीटर से ज़्यादा होता है तो उसमें कैज स्थापित किया जा सकता है और इसके संबंध में बहुत अच्छा होगा संचालक महोदय से संपर्क कर लें वो, कि संचालक महोदय इस तरह से कैज कल्चर को बड़ा प्रोत्साहन कर दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी किसी ने प्राइवेट तौर पर तो वो स्थापित नहीं किया है, लेकिन यदि वो व्यक्तिगत तौर पर स्थापित करना चाहते हैं, कृषक आएँ और एक घोंघा जलाशय में जो हम लोगों ने कैज स्थापित किया है, यहाँ आकर के वो हर तरह के लर्निंग ले समझा देंगे और उसके बाद में वो अगर स्वयं के व्यय पे अगर सक्षम है वो, तो इस तरह के बॉक्स ऑर्डर कर सकते हैं और वे स्वयं कैज बनवा सकते हैं और कल्चर कर सकते हैं। सामान्यतः ये जो कैज बना हुआ है, इसमें हमारे यहाँ जितने भी कैज हैं सब में पंगेशियस स्पीसीज है मछली की, वही डाली जा रही है। ये कैट फिश होती है, एयर ब्रीथिंग फिश होती है, बाहर निकल करके वायु में सांस ले लेती है, इसलिए इसको वायु की कमी भी नहीं पड़ती है और ये इसका जो मूवमेंट है ऊपर नीचे होता है, जिसके कारण कम जगह में ये ज़्यादा मात्रा में पाली जा सकती है। स्टैंडर्ड साइज है साहब अभी 6 मीटर बाई 4 मीटर का और गहराई भी 4 मीटर की, ये आइडियल है। ये केज में जो हम लोग डालते हैं 25 ग्राम की साइज़ की रहती है, वो 4000 नग एक केज में डाली जा रही हैं। छोटी साइज़ की जो होती है हम 25 ग्राम की इसलिए डालते हैं कि उससे छोटी साइज़ का अगर हम डालेंगे तो हमारे नेट से बाहर ना निकल जाएं, इसलिए हम उसमें कम से कम 25 ग्राम के बच्चे डालें। और उसके बाद में वो तो साल भर में 1 किलो, 1.25 किलो, कोई 1.5 किलो की भी हो जाती हैं मछलियाँ। सामान्यतः देखा गया है कि जो मैल होती हैं, नर मछलियाँ होती हैं, इनका ग्रोथ रेट कम होता है, इसलिए ये कम बढ़ती हैं और फीमेल ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फीमेल तो 1.25 किलो तक की हो जाती हैं, 1 किलो से 1.25 किलो तक। इसीलिए हम जब औसत देखते हैं तो ये 800 ग्राम 900 ग्राम की आती हैं। जिस समय हम मछली डालते हैं, इसमें बच्चे डालते हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि बच्चा हम जब यहाँ पर लाते हैं तो उसको केमिनोफोर से ट्रीटमेंट करते हैं। केमिनोफोर से ट्रीट करने के बाद में हम उसको केज में रिलीज़ करते हैं। उसके बाद में हम उसको 3 दिन तक लगातार केमिनोफोर से ट्रीट करते रहते हैं। उसके बाद भी हम रोज़ उठा करके चेक करते हैं कि हमारी मछलियों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मान लीजिए हमको कोई प्रॉब्लम नज़र आता है, कोई घाव वगैरह दिखता है, तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन से भी ट्रीट करते हैं। उसका जो डोज है ये 50 mg पर क्विंटल के रेट से
हम उसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन से ट्रीट करते हैं। इनके आहार के लिए हम लोगों ने देखा कि फ्लोटिंग फीड हम इसमें देते हैं। ये जो फीड हम डालते हैं ये डूबता नहीं है, ये ऊपर में उतराते रहता है और उतराते रहने से मछलियाँ इसको आसानी से खा लेती हैं और हमको ये पता चल जाता है कि हमने कितना चारा डाला, पूरा उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरी बात ये रहती है कि फ्लोटिंग फीड होने के कारण हमारा जो ये नेट है, ये नेट में जो छेद है उसमें से बाहर ना निकल जाए, इसलिए हम लोगों ने लाइनिंग लगा दी है। पानी से 6 इंच नीचे 6 इंच ऊपर ये पतले जो नायलॉन का नेट लगा हुआ है वो इसीलिए लगा है कि हमारा चारा बह के बाहर ना जाए और हमारे चारे का पूरा उपयोग मछलियाँ कर लें। ये जो चारे हैं ये 3 तरह के आते हैं, साइज में आते हैं। 2 mm का आता है, 3 mm का आता है, 4 mm का आता है। शुरू में जब हम बच्चा डालते हैं, जिस समय साइज इसका 25 ग्राम से लेकर के 30 ग्राम की होती है, तो हम 2 mm साइज का इसको चारा देते हैं ताकि इसके मुंह में आसानी से वो साइज का चारा आ जाए। जो मछलियाँ बढ़ती हैं 150 ग्राम की हो जाती हैं, 200 ग्राम की हो जाती हैं, उस समय हम 3 mm का चारा देते हैं। उसके बाद में 1 पाव से जब ऊँची बड़े साइज़ की हो जाती हैं तब हम उसको 4 mm का चारा शुरू कर देते हैं देना। चारे का जो मात्रा है वो हम प्रतिदिन इनको बॉडी वेट के 2% के हिसाब से हम चारा डालते हैं इसमें। तो हम समझ गए कि 20 मिनट में पूरी मछलियाँ हमारे 25 किलो चारा वो खा गई हैं। हम शाम को फिर वही करते हैं, हम फिर देखते हैं कि 20-25 मिनट में फिर चारा ख़त्म हो जा रहा है। तो हमारे पूरे चारे का भी सदुपयोग हो रहा है और हमारे सारी मछलियों को चारा भी मिल रही है। तो कल लगाना चाहेंगे तो लगभग 50 बॉक्स लगेंगे, बीच वाले बॉक्स तो वही कॉमन रहेगा। तो ये जितना ज़्यादा हम केज लगाएंगे उतना ही हमको कॉस्ट कम आएगा। सामान्यतः एक ही केज मान लीजिए लगा रहे हैं तो लगभग 50-55 हज़ार रुपये के आसपास खर्चा आ जाएगा। और नेट अच्छी क्वालिटी की लगानी पड़ेगी हमको, क्योंकि हमको लंबे समय तक काम करना है और इसमें हमारे लाखों रुपए की मछलियाँ पड़ी हैं, इसलिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसमें सबसे अहम बात यह है कि एक छोटी सी जगह में अगर ये कल्चर शुरू करते हैं तो वो उसको अपना एक घर समझें, हर समय रहें। वो हर मछली का स्वास्थ्य जैसे कि चेक किया जाता है, वो हर केज को उठा करके देखें, हर मछली के बारे में जानें कि क्या प्रॉब्लम है उसमें। अगर प्रॉब्लम है तो उसको तत्काल निदान ढूंढना पड़ेगा और तुरंत ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वो प्राइवेट हैं, अगर कर रहे हैं तो वो करें, नहीं समझ में आ रहा है उनको, कोई दिक्कत जा रही है तो ब्लॉक में भी इंस्पेक्टर रहते हैं, उन लोगों से पूछें, और प्रक्षेत्रों में एफओ बैठे हैं उन लोगों से पूछें, जिला में उप संचालक बैठते हैं उनसे संपर्क कर लें और उनसे वो जानकारी ले लें और उसको निदान करें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। बीबीसी दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। बीबीसी ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। ये है देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ है प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार, जिससे चलता है प्रदेश का कारोबार। यहाँ हो कोई मुश्किल पड़ी या खुशियों की हो घड़ी, हम होते हैं मौजूद हर पल हर जगह। इन सब के बीच कुछ ऐसे ख्याल जो बदलने में जुटे हैं सूबे का सूरत हाल। उत्तराखंड की हर खबर देखिए अपना उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
सिंघाड़ा की खेती प्रदेश में जल भराव वाले क्षेत्रों में किसान भाई बड़े पैमाने पर इसकी खेती करते हैं एवं कम लागत में अच्छा लाभ कमाते हैं। चूंकि इस समय इसकी नर्सरी पौध बढ़वार अवस्था पर होगी, आगे इसकी अच्छी प्रकार विकास होता रहे, उसके लिए नर्सरी पौध देखरेख करना नितांत आवश्यक है, जिससे कि सिंघाड़े की स्वस्थ नर्सरी पौध की प्राप्ति हो। अतः सिंघाड़े की नर्सरी पौध में इस समय कौन कौन से कार्य संपादित किए जाए, इसके लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। 8-10 बीघे मेरा जो खेत है वो नीचा है, इसमें पानी भरता है और फसल इसमें मर जा, धान लगा में मर जा, कुछ और नहीं बो सकते, इसमें गन्ना नहीं बो सकते, तो इसलिए मैं इसमें सिंघाड़े फसल करता हूँ। पिछले साल भी मेरे पास 10 बीघे सिंघाड़ा था, तो इसलिए मैंने कभी इसकी नर्सरी तैयार घड़ी कर ली। अब फिलहाल खेत था, तो अगले साल की जो नर्सरी के लिए मैंने जनवरी में पक्के जो पक जा फल वो छांट के बीज के लिए हमने अलग निकाल लिया था। उसके बाद हमने फिर इसकी में नर्सरी बनाने के लिए गोबर खाद डाल ली, पहले निराई गुड़ाई और जुताई करी। जुताई करने के बाद हमने इसमें फिर पानी लगाया। पानी लगाने के बाद हमने इसमें जैसे पौध लगाते हैं धान की, उसमें हमने फिर इसमें बीज लगाया। लगभग 1 फुट की दूरी पर हमने इसमें बीज लगाया, पक्का सिंघाड़ा। जैसा सिंघाड़ा हो तो 20-25 दिन में वो पौधा उसमें से निकल जा। 1 महीने में इसका जो है ना पौध तैयार, क्या जो छत्ती है इसकी आप देख रहे हैं, छत्ती 1 महीने के करीब इसकी छत्ती बाहर निकल जा। उसके बाद फिर जो छोड़ देंगे 20-25 दिन के बाद, जैसे फिर इसमें पानी भरते रहेंगे, देखते हैं ठंडा पानी चाहे से, वैसे ठंडा पानी इसमें हम देंगे तो इसकी अच्छी छत्ती इसकी जो है नर्सरी हमारी निकलनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद इसमें एक खरपतवार हो जा वे निकालने पड़े, जो इसमें निराई गुड़ाई करनी पड़े। जैसा बेल है इसकी छत्ती है ये, उसमें खरपतवार रुक जा, इसमें इसकी सफाई करने का कीड़ा भी लग जाए इसमें, उसमें रोकथाम के लिए इसमें कोई हल्की सी दवाई जैसे कीटनाशक मोनोप्रोटोफास है, जैसे गुणाल्फास है, वो ले आकर हम इसमें डाल दें। उसमें इसमें कीड़ा नहीं, इसका पत्ती पाते हैं छटनी इसमें होती, तो नर्सरी हमारी तैयार हो जा। किसान भाइयों, सिंघाड़ा की नर्सरी में पौध सुरक्षा उपायों पर आपसे चर्चा कर रहे हैं एक विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर विजय अग्रवाल। इस समय यदि हम बात करें तो सिंघाड़े की जो नर्सरी है उसमें कई प्रकार के कीटों का प्रकोप इस समय दिखाई दे रहा है। इसमें जो सबसे प्रमुख कीट जो नर्सरी में इस समय दिखाई देता है वो होता है सिंघाड़े का भ्रंग या बीटल। ये इसकी जो सभी अवस्थाएं होती हैं, पौधों की पत्तियां, तने को नुकसान पहुंचाती हैं, और ऐसे में जब हमारा नर्सरी में पौधा जो तैयार हो रहा है उस पर इसका अगर शुरुआती अवस्था में नुकसान होता है तो आने वाले फसल समय में पूरी फसल इससे प्रभावित हो जाती है। तो सबसे पहले इसको किस प्रकार से इसकी रोकथाम करें उस विषय में जानकारी आपको अवश्य होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जहाँ पर भी तालाब हैं वहाँ पर कहीं कहीं पर जलकुंभी ज़्यादातर देखने में मिलती है। तो जलकुंभी एक ऐसा जलीय पौधा होता है जिसमें ये कीट जो होता है, जब हमारी सिंघाड़े की फसल नहीं होती है तो ये अपनी जो पैदावार है, अपनी जो बढ़वार है वो जलकुंभी पे करता है, और जैसे ही हमारे सिंघाड़े की फसल लगती है तो उस पर इसका आक्रमण हो जाता है। तो सबसे पहले आप तालाब की साफ सफाई करें और जलकुंभी एवं अन्य जो खरपतवार के पौधे हमारे तालाब में दिखाई दे रहे हैं उनको आप निकाल दें। जिस पौधों में इस कीट का आक्रमण हो चुका है उसके लिए इसमें हमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए आप क्लोरोपाइरीफॉस नामक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ट्राइजोफास नामक दवा 40% जो होती है वो बाजार में मिलती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। एक छिड़काव के बाद अगर लगता है कि इस कीट का प्रकोप हो रहा है, पत्तियों में इसके निशान दिखाई दे रहे हैं, फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, तो 10 से 12 दिन में पुनः आप छिड़काव कर दें, जिससे इस प्रकार का जो कीट है वो पूरी तरह से हमारे खेत से खत्म हो जाए। दूसरा, इस समय जो कीट जो कि आप आम भाषा में लाल खजूरा बोलते हैं, इसका भी प्रकोप इस समय पौधों पर दिखाई देता है। इसका जो प्रकोप होता है वो इसका जो दिखता है, इसमें देखेंगे कि आप पौधे ऊपर से सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इस प्रकार का कीट दिखाई दे रहा तो इसका नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है, और इसके लिए आपको सिस्टमिक कीटनाशक जैसे कि थायोमेथोक्साम का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 5 ग्राम प्रति 15 लीटर
पंप में मिलाकर छिड़काव करें। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो लाल इल्ली जो है या फिर जिसे हम लाल खजूरे बोलते हैं, उसका नियंत्रण हमारी फसल पे हो जाएगा। वर्तमान समय में आप सिंघाड़े के जो हमारे नए पौधे तैयार हो रहे हैं, उसकी आप रोग एवं कीट मुक्त अगर आप रखते हैं तो भविष्य में इन्हीं पौधों से हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है खपटही बलिया के रामकरण चौहान ने। आपने सूरन की बुआई तकनीक पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। इसकी किस्में मुख्यतः कंद के गुणों के आधार पर इसे दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम वर्ग के घन कंद चिकने होते हैं और उनमें तीव्रता कम होती है, तथा दूसरे वर्ग के घन कंदों के गूदे का रंग सफेद हो हल्का गुलाबी होता है। इसकी तीव्रता कम होती है। गजेंद्रा यह तीव्रता रहित किस्म है क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा कम होती है, जिसके कारण गले में जलन नहीं होती है और खाने में स्वादिष्ट लगता है। इसका बाजार भाव अच्छा होता है। कंद के गूदे का रंग गुलाबी होता है। संतरा गाची इस किस्म के लिए पौधे बढ़वार अच्छी लेते हैं। इसके घनकंद थोड़े कड़वे होते हैं। इस किस्म के कंद खुरदरे और मक्खनी रंग के होते हैं। हैदराबादी और त्रिवेंद्रम किस्में यह अधिक उपज देती हैं और इनके कंद स्वाद में कम तीव्रता वाले होते हैं। आजाद सूरन इस किस्म में तीव्रता नहीं होती है। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है तथा अच्छी जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। खेती योग्य भूमि तैयार करने के लिए 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 3-4 जुताई देशी हल से अच्छी तरह करके मिट्टी को भुरभुरी, मुलायम और समतल कर लेना चाहिए। किसी भी फसल से अच्छी उपज पाने के लिए खाद एवं उर्वरक प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। सूरन की खेती के लिए 8 से 10 टन गोबर की सड़ी खाद जुताई से पूर्व खेतों में मिलाकर जुताई करें। इसकी खेती के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटाश उर्वरक के रूप में डालना उपयुक्त है। कहीं कहीं उर्वरक की ज्यादा मात्रा भी दी जाती है। नाइट्रोजन और पोटाश की आधी मात्रा तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के पहले खेत की तैयारी के समय देनी चाहिए। नाइट्रोजन और पोटाश की बाकी बची मात्रा 75 दिनों के बाद निराई गुड़ाई और मिट्टी चढ़ाते समय देनी चाहिए। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है बीकापुर फैजाबाद के मोहम्मद हुसैन ने। आपने उड़द की फसल में रोग और कीटों के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जो हमारी उड़द और मूंग की खेती है, इसमें अगर हम थोड़ा सावधानी बरतें हैं तो ऐसे में हम उड़द और मूंग के द्वारा भी अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इस समय जो हमारी फसल की वृद्धि अवस्था है उसमें हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, मुख्य रूप से कीट एवं रोगों के बारे में। उड़द और मूंग में अगर हम कीटों की बात करें तो कीटों में जो मुख्य रूप से जो कीट लगते हैं जो फसलों को प्रभावित करते हैं उनमें प्रमुख है कमला कीट। ये कमला कीट का जो नुकसान करने की प्रवृत्ति होती है, ये पत्तियों को जो है खाते हैं और बहुत ही तेज़ी से ये चट कर जाते हैं और फसल को खाली कर देते हैं। तो ऐसे में कमला कीट के नियंत्रण के लिए अगर इनकी प्रारंभिक अवस्था में हमें इनके छोटे छोटे कीड़े जो हैं अगर झुंड में दिखाई देते हैं तो हमें प्रारंभिक अवस्था में ही उनको जो है पत्तियों को तोड़कर और खेत से बाहर मैनुअली इसको जो है हम निराकरण कर सकते हैं। आगे की स्थिति में फिर हमें दवा का प्रयोग करना पड़ता है। दवा के रूप में क्लोरोपाइरिफास 1.5 लीटर का हम स्प्रे करके प्रति हेक्टेयर की दर से कमला कीट को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा जो प्रमुख कीट जो उड़द और मूंग की फसल को प्रभावित करता है वो है फली जो होती है उनके रस को चूसने वाला कीट। तो फलियों के रस को जो चूसने वाले कीट हैं उनको नियंत्रण करने के लिए चुनाल्फास 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से अथवा डाइक्लोरोबास 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से हमें इनका छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि ये जो फलियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं कीड़े वो नुकसान न पहुंचा पाएँ।
एक जो प्रमुख कीट है जो उड़द और मूंग की फसलों को नुकसान पहुंचाता है वो फली बेधक है। फली बेधक कीट के नियंत्रण के लिए क्यूनाल फास जो रसायन है उसका 1.25 लीटर अगर हम दवा का स्प्रे करते हैं तो इससे ये कीड़े नष्ट हो जाते हैं और हमारी फलियां जो हैं वो सुरक्षित रहती हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बीमारियों की बात करें तो उड़द और मूंग में जो एक प्रमुख बीमारी है वो पीला चित्तवर्ण रोग यानी येलो वेन मोज़ेक वायरस रोग है। हम देखते हैं कि हमारी जो फसलें हैं अचानक से उसमें कुछ पौधे हमें पीले पीले चितकबरे दिखाई देते हैं और देखते ही देखते फिर हमारे सारे खेत में जो पौधे हैं वो इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं और हमारे जो पौधे होते हैं वो अनुत्पादक हो जाते हैं और ये बीमारी जो है पूरे खेत को अपने प्रकोप में ले लेती है। इस रोग के नियंत्रण के लिए हमें अपने खेत का प्रारंभिक रूप में निरीक्षण करना चाहिए और शुरू में अगर हमें 1-2 पौधे इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें निसंकोच हमें उखाड़ कर और बाहर कहीं गड्ढे में दबा देना चाहिए, क्योंकि ये एक वायरस जनित रोग है और इस कीट के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट दवा या फिर मिथाइल ओ डिमेटॉन ये 2 प्रमुख दवाएं हैं जिनको कि 1 लीटर मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए है पर्याप्त। इनका अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो इससे क्या होता है, ये बीमारी फैलने नहीं पाती। और जिस उद्देश्य से हम उड़द या मूंग की खेती कर रहे हैं कि हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इन प्रमुख रोगों को और कीड़ों को अपनी फसल से नियंत्रित करना होगा, जिससे कि हमें एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए।